हेलो गाइस वेलकम बैक। आपका ड्यू टारगेट कॉमर्स में एक बार से फिर से स्वागत है। मैं लेकर के आ गया हूँ क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर 4 जो जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पर ये चैप्टर 4 है, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत इसमें एक क्वेश्चन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो 5 मार्क का आपके क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा ही जाता है। तो मैं इसमें सारे आज हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो भी बता रहा हूँ और इनके मैं डिटेल में भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक पूरा देखेंगे। जिसको अकाउंट्स से भी मतलब जिन्होंने नया नया अभी लिया है और उनको अभी भी कुछ भी नहीं आया है वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको भी एकदम बेसिक से सब कुछ एकदम बारीकी से क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को आपको क्या करना है, लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को क्या करेंगे, लास्ट तक वॉच करना और फिर बाद में आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए इस वीडियो को जल्द से जल्द शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एक टॉपिक पढ़ना है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। और दूसरा टॉपिक हमें पढ़ना है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा यहाँ पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मैं अभी बताऊंगा कि इसमें क्या रहता है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बताऊंगा। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है। बेसिस में भी हमें दो बेसिस पढ़ने हैं, एक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है एंड दूसरा जो हमें पढ़ना है वो है एक्रूअल बेसिस, ठीक है। एक है एक्रूअल बेसिस और एक है कैश बेसिस। और साथ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैश बेसिस अकाउंटिंग एंड एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि कैश बेसिस क्या होता है और एक्रूअल बेसिस क्या होता है। मैं आपको ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में अपने आप से खुद देंगे। इस वीडियो को अगर आप ढंग से लास्ट तक पूरा ध्यान से सुनेंगे और अपने साथ कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और उसको अपने साथ साथ लिखेंगे ना, तो आपको ये सब कुछ एकदम ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। पहला टॉपिक क्या है हमारा, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो बात करते हैं हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में यहाँ पर 5 तरह के, तो प्रोसेस ऑफ बेसिस में यहाँ पे 5 तरह के प्रोसेस है, ठीक है। पांच तरह के प्रोसेस जिनको मैंने ना एक कोड बनाया है। अगर आपने ये कोड लर्न कर लिया मतलब कि आपको सारे प्रोसेस याद हो जाएंगे। इन्हीं कोड्स में सारे के सारे प्रोसेस है, ठीक है। तो ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको ये वाला कोड लर्न कर लेंगे तो आपको सारे प्रोसेस वैसे ही समझ आ जाएंगे। मैं इनको डीपली भी बताऊंगा लेकिन उससे पहले आपको ये कोड याद करना है। कोड क्या है, IMRCSAC। IMRCSAC इसको 5 बार अपनी तरफ से दोहराएं, फिर बाद में आपको ये रिवाइज हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। तो इसमें क्या है अब इसका क्या मतलब है IMRCSAC का, तो इसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट इस तरीके से बनाया है। आप इस चार्ट को अगर अपने पेपर में बना के आएंगे तो बहुत इफेक्टिव होगा और इससे आपके पेपर में काफी अच्छे मार्क्स आएंगे। तो अभी क्या है कि I4 होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है कि आपको सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन ढूंढनी है जिनको आप क्या कर सकते हो, पैसे के टर्म्स में मेजर कर सकते हो। अब देखो लेट सपोज आपने क्या किया, मतलब कि 50,000 के गुड्स खरीदे। तो सबसे पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन ढूंढनी है। मान लीजिए आपने 50,000 के गुड्स खरीदे। लेट सपोज एक्स कोई पर्सन है जिसने 50,000 रुपए के गुड्स खरीदे हैं। क्या खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं 50,000 रुपए के। अब 50,000 रुपए के उसने गुड्स खरीदे हैं तो इसको क्या कर सकते हैं हम, पैसे के रूप में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर इसी जगह पे अगर उसकी कंपनी में क्या होता है, उसकी अगर कंपनी में लेट सपोज आग लग गई होती तो क्या वो इस चीज को मेजर कर पाता कि उसका कितना नुकसान हुआ है, तो वो उस चीज को पैसे के रूप में नहीं दिखा पाता। इसीलिए इसको हम ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं करते, इसको हम ट्रांजैक्शन नहीं मानते। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें, ऐसी ट्रांजैक्शन देखनी है जिसको हम पैसे के रूप में दिखा सके। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारा आ जाता है फर्स्ट प्रोसेस, यानी कि I4 होता है आइडेंटिफिकेशन। अब देखिए इसी में ही क्या आ जाता है, M मतलब मेजरमेंट इन मनी टर्म्स। ऐसी ट्रांजैक्शन का पता लगाना है जिसको आप पैसे के टर्म्स में मेजर कर सको, जिसको आप पैसे के रूप में दिखा सको। मतलब कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं लेनी जो कि आप पैसे के रूप में नहीं दिखा सकते। जैसे कि आग लग गई अगर कंपनी में, तो अगर उसका नुकसान जो हुआ है तो आप उसको बारे में बता नहीं पाओगे कि मतलब वो कितने का नुकसान हुआ है। इसीलिए आपको ऐसी ट्रांजैक्शन देखनी है जो कि पैसे के रूप में दिखाई जा सके। तो M4 होता है मेजरमेंट इन मनी टर्म्स। तो अब आता है R मतलब क्या होता है गाइज, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग से पहले क्या होता है गाइज, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। मतलब क्या है, आपको वाउचर्स प्रिपेयर करने होते हैं। वाउचर्स क्या होते हैं गाइज, आपने बुक्स में रिकॉर्ड करने से पहले आप अलग से वाउचर बनाते हैं जो कि आप एक सेपरेट फाइल के अंदर रखते हैं। वो वाउचर क्या करते हैं गाइज, आपको बताते हैं
कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुई है। मतलब जैसे हम उसे कह सकते हैं एविडेंस के रूप में कि अगर कोई आपसे लेट सपोज कहे कि आपने उससे इतने रुपए के गुड्स खरीदे थे, लेकिन अब आप उसको मना कर दें कि नहीं हमने तो नहीं खरीदे, तो उस चीज के लिए उसके पास क्या रहेगा, वाउचर रहेगा, जो कि उसको एक एविडेंस के रूप में मान लेंगे कि उससे ही वो क्या करेगा, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या करेगा, रिकॉर्डिंग करेगा। तो प्रिपरेशन ऑफ वाउचर इंपॉर्टेंट होता है। वाउचर या कोई भी सोर्स डॉक्यूमेंट जिससे क्या करते हैं हम अपनी बुक, कौन सी बुक में, जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो कोई प्रिपरेशन ऑफ वाउचर क्या करता है, जिससे कि हम ट्रांजैक्शन देख करके बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग। अगला क्या आता है, रिकॉर्डिंग इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब पहले वाउचर बनाए जाते हैं, उससे देख करके ट्रांजैक्शन को किस में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, किसमें, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल में। अब क्या आता है, C4 होता है गाइस, क्लासिफिकेशन। अब देखिए रिकॉर्डिंग हो गई। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या आता है, पोस्टिंग टू लेजर। अब उसके बाद जैसे हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं जर्नल में, उसके बाद हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, लेजर पोस्टिंग। अगला चैप्टर आएगा तो उसमें लेजर पोस्टिंग कैसे होती है। वैसे मैं यहाँ पे कुछ हिंट दे देता हूँ, जैसे कि अगर मोहन से ट्रांजैक्शन करिए तो आप मोहन का अकाउंट बनाएंगे। गुड्स एक आप अलग से, अगर आपने कैपिटल मतलब कि पैसा कैश में पे किया है तो एक उसमें कैश अकाउंट बनता है। इस तरीके से बहुत सारे अकाउंट बनते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम अलग अलग सबके अलग अलग लेजर बना देते हैं। और लेजर बनने के बाद क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब जब लेजर तैयार हो जाता है उसके बाद हमारा फाइनल अकाउंट बनता है, जो क्या कहलाता है, जो हमारा फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस बनता है और बैलेंस शीट बनती है लास्ट में। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है वो भी सीखेंगे और बैलेंस शीट कैसे बनती है वो भी सीखेंगे। लेकिन इसमें हमें आज ये 3 मेन टॉपिक डिस्कस करने हैं। तो ये तो हो गया पूरा प्रोसेस। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो अब हम इसी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि I4 क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी कि अकाउंटिंग डील्स विद बिजनेस ट्रांजैक्शन विच आर मॉनेटरी इन नेचर। कि अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं टर्म्स में ही डील करती है, उन्हीं में डील करती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, पैसे के रूप में, यानी मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया कि वो वाली ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक में जिसको आप पैसे के रूप में नहीं दिखा सकते। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन में वही वाली ट्रांजैक्शन जिसे आप पैसे के रूप में दिखा सकते हैं, वो वाली नहीं जिसको आप पैसे के रूप में नहीं दिखा सकते। यानी कि कंपनी में आग लग गई, कुछ हो गया, चोरी हो गई, तो आपका नुकसान जरूर होगा, या अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉय छोड़ के चला गया तो उससे आपको नुकसान होगा, लेकिन आप उसे पैसे के रूप में नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होंगी। लेकिन जिसको आप पैसे के रूप में दिखा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। वही ट्रांजैक्शन देखनी है जिसको आप पैसे के रूप में दिखा सके। नेक्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट एंट्रीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब कि ये क्या है, वाउचर हम क्यों बनाते हैं, ये एक सोर्स डॉक्यूमेंट होता है गाइस। क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। ये कोई अकाउंट नहीं है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट है जिससे कि हम देखते हैं कि हमारी ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई थी, और हम उससे ही देख करके किस में रिकॉर्ड करते हैं, हमारी जर्नल बुक में। तो वाउचर आर प्रिंटेड सेपरेटली बाय ऑल दी फर्म। जितने भी फर्म्स होती हैं, जितने भी कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने वाउचर्स बनाती हैं, प्रिंटेड होते हैं। और गाइस ये जितने भी वाउचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिंटेड होते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है, थर्ड, रिकॉर्डिंग इन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जैसे आपने वाउचर्स बना लिए उसके बाद किस में रिकॉर्ड करते हैं, द बुक इन विच ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ वाउचर और अ सोर्स डॉक्यूमेंट। ऐसी बुक जिसमें कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है, किससे, जैसी वाउचर बनने के बाद जिस बुक में रिकॉर्ड होती है उस बुक का नाम क्या है, जर्नल, जिसमें रिकॉर्डिंग करते हैं। तो वो क्या होता है, हमारी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है। ये हो जाती है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी कि रिकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है फोर्थ स्टेप, पोस्टिंग। तो नेक्स्ट आता है पोस्टिंग टू लेजर। अब जैसे ये हमने ओरिजिनल एंट्री यानी कि हमने क्या कर ली, ये अपनी हमने बना ली है जर्नल, ये हमारी बुक है जर्नल। हमने इसमें क्या की, जो ट्रांजैक्शन थी वो हमने इसमें रिकॉर्ड करी। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इनसे क्या बनाएंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं वो भी पूरा डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ जान लेते हैं प्रोसेस में क्या है लेजर पोस्टिंग। द नेक्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू ट्रांसफर ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल और सब्सिडरी बुक टू रिस्पेक्टिव अकाउंट। सबसे पहले क्या करना है, जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन करी उसको एक सेपरेट अकाउंट में पोस्ट करना है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेजर पोस्टिंग। अब आता है नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। जैसे ही आपने लेजर पोस्टिंग कर दी उसके बाद हम किस में पोस्ट करेंगे, इसके बाद हम क्या बनाते हैं, हमारा ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस के बाद हमारी फाइनल बनता है बैलेंस शीट। वो भी बनाना सीखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो लास्ट स्टेप इन द अकाउंटिंग प्रोसेस इज द बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट। हम क्या करते हैं, लेजर जो भी बनाते हैं उसका हम बैलेंस निकालते हैं, एंड देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। हमने ये बना लिया
कि हमने यहाँ पे क्या कर लिया गाइज, ये लेजर बन गया हमारा। तो लेजर को हम क्या करते हैं गाइज, बैलेंस करते हैं, और जब बैलेंस हो जाता है तो इसके बाद हम क्या कर देते हैं, फाइनल हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट बना देते हैं। नेक्स्ट कर लेते हैं बात गाइज, ये होता है बेसिस की। तो बेसिस दो तरीके के हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेसिस कौन कौन से होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। दो बेसिस हैं, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। क्या होते हैं कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस? कैश बेसिस का सबसे पहले मतलब, अंडर दिस बेसिस इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव इन कैश। इसका मतलब है कि अगर आपने, जब तक आपने लेट सपोज आपने क्या किया, गुड्स बेचे, यानी कि कोई गुड्स बेचे हैं और आपको अभी पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो कैश बेसिस क्या कहता है, जब तक आपको कोई इनकम रिसीव नहीं हो गई उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपनी बुक में। यानी कि जब तक आपको पैसा मिल नहीं गया आप उसको बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जब मिलेगा तब लिखेंगे। तो ये कौन कहता है, कैश बेसिस कहता है। अंडर दिस बेसिस इनकम आर नॉट रिकॉर्डेड अनलेस दे आर रिसीव। तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि वो रिसीव नहीं हो जाती। यानी आपने गुड्स उसे बेच तो दिए लेकिन अभी उसने पैसा नहीं दिया, तो हम उसे क्या करेंगे, लिखेंगे नहीं, अपनी बुक में लिखेंगे नहीं। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन दे आर पेड। और ऐसी सेम, अगर आपने कुछ खर्चा किया है तो जब तक आप उसे पे नहीं कर दोगे तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। मान लो आपने उससे उधार में खरीदे होते और अभी आपको उसका पैसा देना था, तो जब तक दे नहीं देते तब तक उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। ऐसा कहता है कैश बेसिस। अब एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, एक्रूअल बेसिस कहता है, एक्रूअल बेसिस कहता है अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्न और एक्रूड। यानी कि जब आपने उसको कमा लिया आपको उसी को उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेना है। यानी लेट सपोज आपने किसी को मतलब कि पढ़ा रहे हो और आप ट्यूशन पढ़ाते हैं या कुछ भी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लेते हैं, और आपने क्या किया, पढ़ा करके आपने पढ़ा तो दिया लेकिन अभी आपको पैसा रिसीव नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है, उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लेना है, चाहे भले ही पैसा मिला या नहीं मिला। ये कौन कहता है, एक्रूअल बेसिस। तो क्या होता है गाइस, जो कैश बेसिस होता है ना उसको हम ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कंपेयर टू एक्रूअल बेसिस, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल होता है। और इससे हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और फाइनल बैलेंस शीट बनाते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं तो उसमें हमारा सही प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एक्रूअल बेसिस के कारण। इसीलिए हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इसी को ही क्या होता है, जितनी भी है कंपनी सारी इसको ही प्रेफर करती हैं। तो ये क्या होता है, इसमें अगर कैश रिसीव हुआ है तो भी रिकॉर्ड कर लेंगे, और अगर नहीं भी रिसीव हुआ तो भी क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसा कौन कहता है, एक्रूअल बेसिस कहता है। तो इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, एडवांटेजेस का डिस्कशन करें तो इट डिस्क्लोज ट्रू प्रॉफिट और लॉस। इससे हम जो हमें प्रॉफिट और लॉस हुआ है और ट्रू हम जान सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या फॉलो करता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। नेक्स्ट क्या फॉलो करता है, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। अब इसको 2013 कंपनीज एक्ट 2013 में इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इसको मान्यता नहीं प्राप्त है, लेकिन इसको मान्यता दी गई है कंपनीज एक्ट 2013 में। अब एक इस पे ये क्वेश्चन है जो कि आपका 3 नंबर में बनता है, आता ही आता है पेपरों में। क्या तो डिस्टिंक्शन बिटवीन द कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, यहाँ पे मैंने जैसा कि समझा दिया, उसमें आपको क्या डिफरेंस बताना है कि कैश बेसिस क्या है और एक्रूअल बेसिस क्या है। तो देखो इसका आपको मीनिंग से ही, जैसे आपने इसके बारे में पढ़ा तो उससे ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या होता है। कैश बेसिस में दिस बेसिस रिकॉर्ड ओनली द कैश ट्रांजेक्शन, तो इसको हम सिर्फ इसमें कैश ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, इसमें हम उधार की ट्रांजेक्शन बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करते कैश बेसिस में। इसमें क्या करते हैं, चाहे कैश मिला या नहीं मिला, चाहे उधार हुई है या कैश में हुई है, वो दोनों ही रिकॉर्ड करते हैं, कैश एज वेल एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, दोनों तरह की ट्रांजेक्शन। अब टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग इनकम कब रिकॉर्ड करते हैं, विच हैव बीन रिसीव, इसमें कब रिकॉर्ड करते हैं, जब कैश रिसीव हुआ। इसमें जब रिसीव हुआ या नहीं हुआ हम उसको उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब भी हमने बेचा या खरीदा उसको हम उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। टाइमिंग ऑफ एक्सपेंस रिकॉर्डिंग, हम खर्चे कब रिकॉर्ड करते हैं, विच हैव बीन पेड। कैश बेसिस में तब रिकॉर्ड करते हैं जब हम पे कर देते हैं, एक्चुअल में हम पैसा दे देते हैं, लेकिन इसमें कब, जैसे ही हमारा खर्चा हुआ हम उसको उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, चाहे पैसा दिया या नहीं दिया। अब इसकी लीगल पोजीशन कैसी है कैश बेसिस की, दिस बेसिस नॉट रिकॉग्नाइज अंडर कंपनीज एक्ट, इसको कंपनीज एक्ट में मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन इसको एक्रूअल बेसिस को दी गई है। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज, ये था आज का वीडियो जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ड्यू टारगेट कॉमर्स को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें।